नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और इस चैप्टर में आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 10। अब हम इस चैप्टर के अंतिम मोड़ तक पहुंचने ही वाले हैं, मतलब जल्दी ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, संबंधों की चर्चा करेंगे कि कुल लागत में और सीमांत लागत में क्या संबंध है, औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है, इन संबंधों की हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारे आगे के लेक्चर होंगे वो दीर्घकालीन लागत पर होंगे कि जहां पर सभी के सभी जो कारक है उनमें परिवर्तन हो सकता है। फिर उनके वक्रों की चर्चा करेंगे। तो हद मारकर के 1 या 2 लेक्चर और इस चैप्टर के आएंगे। और फिर आज आप मुझे एक बात बताइएगा, अभी मैं पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है, पर गुरुजी पहले ये बता दो कि आज क्या पढ़ाओगे। तो आज हम बात करेंगे औसत लागत, सीमांत लागत व कुल लागत में संबंध। औसत लागत का सीमांत लागत के साथ संबंध और कुल लागत का सीमांत लागत के साथ संबंध आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखो भैया, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी बहुत बातें कर लेनी जरूरी है। देखो, अभी तक अगर अपन बात करें 12th की, तो ये माइक्रो और ये अपनी मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो में अपन ने जो कवर कर लिया है, चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया और चैप्टर 3 भी अभी हमारा चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 6 चैप्टर हैं, तो 3 हो गए, 3 बाकी हैं। इसके बाद अगर बात करूं मैक्रो की, तो मैक्रो में चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 3 पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो चैप्टर शुरू करेंगे अपन, जो मैं सोच रहा हूं चैप्टर 5 शुरू करेंगे, गवर्नमेंट बजट, ठीक है। मैक्रो का जो शुरू करेंगे गवर्नमेंट बजट शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अब बहुत दिन हो गए आप लोगों को वक्र बनाते बनाते, कर्व बनाते बनाते आप लोग थक चुके हो, इसलिए अब थोड़ा सा इजी सा जो चैप्टर है ना वो शुरू करेंगे। और सबसे इजी चैप्टरों में से अगर कोई है तो वो गवर्नमेंट बजट है। बहुत से बच्चे मुझे ऐसा कहते हैं, सर आपने भी 2nd नहीं पढ़ाया, आप 4th नहीं पढ़ा रहे हो, फिर आप डायरेक्ट 5th शुरू करोगे। अरे भाई, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप पूरा विश्वास रखो। इसके भी जितने चैप्टर हैं वो भी और इसके भी जितने चैप्टर हैं वो भी सारे विस्तार से विस्तृत तरीके में मैं आप लोगों को कराऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो आप। और बेटा, जितनी चिंता आप लोगों को ना, उससे ज्यादा चिंता मुझे है। मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले है ना एनसीईआरटी भी देखता हूं, पहले जो बोर्डों में किताबें चला करती थी वो भी देखता हूं, रिफ्रेशर भी देखता हूं, और उसके बाद मैं रिकॉर्ड करने के लिए आता हूं, ठीक है ना। तो पूरा अच्छे से हर बात का छानबीन कर करके ही आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो आप चिंता मत करो, आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना है, खूब अच्छे से पढ़ना है, खूब मेहनत करनी है, बस ये काम आप लोगों का है। तो अपन इसके बाद जो शुरू करेंगे वो मैक्रो का शुरू करेंगे, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, क्योंकि सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको समझेंगे और उसका थोड़ा सा मार्क्स के हिसाब से वेटेज बहुत अच्छा है, ओके। और अगर किसी बच्चे की इसमें कोई आपत्ति हो, कोई दुविधा हो कि नहीं सर ये नहीं वो कराओ, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। आप कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहते हो वो बता दीजिएगा, फिर उस पर मैं सोच लूंगा। अभी तो 2-3 लेक्चर्स का टाइम है, फिर उसके बाद अपन वो शुरू कर लेंगे, ठीक है। और तो बाकी जो शुरू होगा उस दिन ही आपको पता चलेगा कि कौन सा शुरू होगा। चलिए, तो ये तो अपनी बात हो गई नॉर्मल सी सिलेबस की, अच्छी स्पीड पे अपन लोग चल रहे हैं, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर नहीं तो लास्ट 15 नवंबर तक हम लोग इकोनॉमिक्स का 12th की इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म कर देंगे। बेटा, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, मुझे जरूरत लगी तो अपन जो क्लासेस 4 दिन है उनको 6 दिन भी करेंगे हफ्ते में, बट सिलेबस की लास्ट जो डेडलाइन है वो 14 से 15 नवंबर है, ठीक है। और उस तक अपन खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद 1 शॉट्स जो हैं वो आप लोगों के लिए आएंगे। कोशिश मेरी पूरी है। और आगे जैसे मेरे फादर हमेशा एक बात कहा करते थे कि बेटा, एक प्लानिंग अपनी होती है और एक प्लानिंग ईश्वर की होती है। तो मेरी प्लानिंग तो मैंने अब आपको बता दी, और ईश्वर की प्लानिंग अब वो जाने कि कब सिलेबस कंप्लीट होगा। वो बिल्कुल दया मेहरबानी मुझ पर बनाए रखे, मुझे स्वस्थ रखे, और स्वस्थ रखेंगे तो मैं भी फटाफट रिकॉर्ड करके आप तक वीडियो पहुंचाता ही जाऊंगा। चलिए, अब आज जो हम लोगों को टॉपिक डिस्कस करना है उस पर आ जाते हैं। हमने बेटा औसत लागत को बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ा। एवरेज जो कॉस्ट है इसको बहुत अच्छे तरीके से अपन ने पढ़ लिया। एवरेज कॉस्ट क्या होती है आप लोगों को ये पता चल गया। इस एवरेज कॉस्ट में भी हमने 2 कॉस्ट पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी बच्चा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपन ने पढ़ी, एवीसी, और दूसरे अपन ने पढ़ी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट।
और इन दोनों को मिलाकर करके अगर मैं कहता हूं, अगर इन दोनों को मैं मिला करके कहता हूं तो मेरी क्या बन जाती है, एवरेज कॉस्ट बन जाती है। मतलब औसत लागत अपन ने पढ़ी, औसत परिवर्तनीय लागत और औसत स्थिर लागत, ये तीनों अपन ने पढ़ी। इन दोनों को मिला करके अपनी औसत लागत आ गए। तो औसत लागत का जो एवरेज कॉस्ट है वो अपन बिल्कुल विस्तार से और अच्छे तरीके से पढ़ लिया। फिर अपन ने अगर बात करें औसत लागत के, अगर सूत्रों की बात करें, एवरेज कॉस्ट के अगर फॉर्मूलों की बात करें, तो एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है कि टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, जितनी भी कुल लागत होगी उसमें क्यू का डिवाइड दे दो। दूसरा फॉर्मूला ये भी हो जाता है औसत लागत का कि ए वी सी प्लस ए एफ सी, इन दोनों को जोड़ दो तो हमारी औसत लागत या एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। ये आप सभी ने पढ़ा है। इनकी अनुसूची कैसे बनती है, शेड्यूल कैसे बनता है, वो आप लोगों ने पढ़ लिया। इसके अलावा फिर इनका वक्र कैसे बनता है वो पढ़ लिया, औसत लागत का कैसे, औसत परिवर्तनीय, औसत स्थिर लागत, सब कुछ अपन ने बड़े विस्तार से पढ़ लिया। मैंने तो पढ़ा दिया, आप लोगों ने नहीं पढ़ा वो मुझे पता नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं सीमांत लागत की। सीमांत लागत को हम इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। अब इस मार्जिनल कॉस्ट में जो है मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट ये नहीं होती, मार्जिनल कॉस्ट ही होती है। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, इस मार्जिनल कॉस्ट के अगर अपन फॉर्मूलों की बात करते हैं एमसी, तो इसमें क्या आएगा, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू। ये फॉर्मूला मैंने आपको लोगों को लिखाया था। इसके अलावा एमसी निकालने का एक और तरीका और है, एमसी इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस 1। ठीक है, ये देखो ये आज एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा पूरा यहाँ पे। तो एवरेज कॉस्ट पढ़ा, फिर मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा। अब उसके बाद है फिर हमने जो पढ़ा वो था हमारा कुल लागत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, अब ये जो टोटल कॉस्ट है जिसको हम टीसी कह रहे हैं, इस टीसी में भी हमने दो चीजें पढ़ी। एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज द टीवीसी, और दूसरी होती है बच्चों टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टीएफसी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज कॉस्ट में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ी थी, वैसे ही हमने यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनीय लागत, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत अपन लोगों ने पढ़ी है। अब अगर इसके फॉर्मूलाज की बात अगर अपन लोग करते हैं, टीसी के फॉर्मूलेज की बात करते हैं, तो ये आ जाता है एक तो सब्मिशन इज इक्वल्स टू एमसी। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट है उसका सब्मिशन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर अपन बात करें टीसी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, टीसी इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट इनटू मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्वांटिटी से अगर हम उसको गुना कर देंगे तो भी हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारे दो टोटल कॉस्ट के, एक और फॉर्मूला बन सकता है टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा टीएफसी प्लस टीवीसी। ये तीन हमारे टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले, इन तीनों में से किसी भी आधार पे आप टोटल कॉस्ट, कुल लागत ज्ञात कर सकते हो। तो ये हमने फॉर्मूलों से भी पढ़ा, अपन लोगों ने इनकी अनुसूची टेबलों से भी पढ़ा, और अपन ने इनके वक्र जो है कर्व जिनको अपन कहते हैं उन कर्वों के द्वारा भी पढ़ा। तो अपन ने अल्पकालीन लागत में जो औसत लागत, सीमांत लागत, कुल लागत पढ़ी थी, उसके अपन ने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, अपन ने टेबल डिस्कस कर ली, और अपन ने जो कर्व बनाते हैं वो डिस्कस कर लिया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बाकी रह जाती है और जिसपे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने के चांसेस बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो है इनके बीच का संबंध, इनके बीच का रिलेशन। और हमेशा जो संबंध बनता है, संबंध किस किस का बनता है, औसत लागत और सीमांत लागत का बनता है। ठीक है, क्लियर। और सीमांत लागत और कुल लागत का बनता है। कभी भी हम यहाँ पे औसत लागत कुल लागत के रिलेशन की बात नहीं करेंगे, औसत लागत और सीमांत लागत का क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे, और कुल लागत और सीमांत लागत का रिलेशन क्या है वो पढ़ेंगे। तो आज हमें एक एक कर करके यही डिस्कस करना है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशन है, और मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का क्या रिलेशन है वो। आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, क्योंकि अपन को सिर्फ और सिर्फ जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको डिस्कस करना है। ओके, तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक प्रकार से आप लोगों के लिए सारे फॉर्मूले एक ही स्लाइड पर आ गए हैं, जिससे कि आप आसानी से याद कर सको। चलो, जब अब हम बात ये करते हैं रिलेशंस की, जब हम बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं, तो आप ये बड़े अच्छे से जानते हैं। आप टीयू एमयू के रिलेशन पढ़ चुके हैं, आप टीपी एपी एमपी के रिलेशंस पढ़ चुके हैं। जब आप इनके संबंधों की चर्चा कर चुके हैं तो आपको बड़ा अच्छे से बताया कि जो संबंध जो दर्शाया जाएगा वो वक्र के द्वारा, एक कर्व के द्वारा दर्शाया जाएगा। बोले बिल्कुल गुरुजी, उसी के द्वारा दर्शाया जाएगा। पर वक्र या कर्व बनाने के लिए हमें एक अनुसूची की आवश्यकता होती है, एक शेड्यूल की, एक टेबल की आवश्यकता होती है। देखिए, एग्जाम में अगर आप टेबल नहीं बनाते हैं, इट्स ओके, कभी कभार नहीं बनानी पड़ती है, ठीक है। बट अब ये जो आपको टेबल
कहाँ बनानी है, कौन से क्वेश्चन में बनानी चाहिए, कौन से क्वेश्चन में नहीं बनानी चाहिए। ये जो आपके मन में छोटे छोटे जो डाउट्स आते हैं ना, इन डाउट्स को दूर करने के लिए कुछ चल रहा है ऑफिस में कि यार आर्ट्स के बच्चों के मन में अगर कोई डाउट आता है तो उस डाउट को कैसे दूर करा जाए, इसके ऊपर निखिल सर बड़ा विचार कर रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं। रोज पूछताछ चलती है, सर क्या करें, तो कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आर्ट्स के लिए कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो आप संबंध देखिए ठीक है ना, इनके टीसी एमसी एससी के रिलेशंस देखिए। तो हमें यहाँ पर मतलब पहले अनुसूची बनानी है, टेबल बनानी है। ठीक है ना, तो आप समझ तो गए होंगे। ठीक है, समझदार का इशारा काफ़ी होता है। तो सबसे पहले तो अपन जो है अनुसूची या शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं निर्गत भैया। निर्गत 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारा निर्गत हो गया, यहीं तक चल रहे थे अपन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं स्थिर लागत। स्थिर लागत या जिसको कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है? 10 10 10 10 10 10 10। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं परिवर्ती लागत। परिवर्ती लागत या जिसको कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0, फिर 10 18 24 28 32 एंड 38। ठीक है, उसके बाद जब इन दोनों को जोड़ करके हमारी क्या आ जाएगी? कुल लागत आ जाएगी बेटा। कुल लागत या टोटल जो कॉस्ट है वो आ जाएगी। अब टोटल कॉस्ट कैसे? इन दोनों को जोड़ करके 10 + 0। ठीक है, उसके बाद 10 + 10 10 + 18 10 + 24 10 + 28 10 + 32 एंड 10 + 38। तो 10 + 0 10, 10 + 10 20, 10 + 18 28, 10 + 24 34, 10 + 28 38, 10 + 32 42 एंड 10 + 38 48। ये हमारी क्या आ गई? कुल लागत आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब हम लोगों को जो मेन जो काम है वो किससे? सीमांत लागत से और औसत लागत से हमारा काम है, क्योंकि हमें जो रिलेशनशिप दिखाना है वो सीमांत लागत के साथ दिखाना, औसत लागत का। तो यहां तक का तो ये आपको कुल लागत दिखाने के लिए मैंने बनवाया है। अब अपन जो बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं अपने औसत लागत पे लिख लेते हैं। औसत लागत, औसत लागत। ठीक है, या जिसे आप एवरेज कॉस्ट कहते हैं। अब औसत लागत का फॉर्मूला अब भी मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड पे लिखवाया है। औसत लागत का फॉर्मूला TC/Q, ठीक है, या AVC/AFC। अब इसका मतलब तो ये है कि पहले आपको AVC या AFC निकालना पड़ेगा, तो इतना तो अपन लंबा जाएंगे नहीं कि पहले AVC निकाले फिर AFC निकाले और फिर उसके बाद AC निकाले, इतना बड़ा नहीं जाएंगे। सीधा TC में Q का डिवाइड देते जाएंगे और AC निकालते हुए जाएंगे। तो देखो TC मेरा कितना है? देखो 10 डिवाइडेड बाय 0, उसके बाद कितना है? 20 डिवाइडेड बाय 1, 28 डिवाइडेड बाय 2, 34 डिवाइडेड बाय 3, 38 डिवाइडेड बाय 4, 42 डिवाइडेड बाय 5 एंड द लास्ट 48 48/6। तो यहाँ तो 10/0 है, तो ये तो इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा। ठीक है, 20 में 1 का भाग देंगे तो बेटा 20 ही आएगा, 28 में 2 का भाग देंगे तो 14 14 आएगा, और 34 में 3 का भाग देंगे तो 1 1 3 3 11.33। अगर बच्चों किसी भी विद्यार्थी को भाग देना भी नहीं आता है कि भाग कैसे दिया जाता है, तो भाई बता देना कमेंट बॉक्स में, आगे के लेक्चर्स में कभी वो भी बता दूंगा। पर अगर नहीं आता तो बेटा प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीख लीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकता कि मैं मैथ्स बिल्कुल ही काम नहीं आती है, इको में आती है, इकोनॉमिक्स में। तो थोड़ा सा जहाँ भी आपकी कमजोरी हो, देखो एक्चुअल में क्या है कि अब भी सितंबर है चल रहा है,
चलो सितंबर मान लेते चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, कम से कम अभी भी हमारे पास 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में हमारी जो भी वीकनेस है हम उनको दूर कर सकते हैं। और बेटा देखो, आप लोगों की पर्सनली इंडिविजुअली क्या वीकनेस है वो आपको पता होनी चाहिए, आपको ज़्यादा पता है मेरी तुलना में। अगर किसी बच्चों को ये पता है कि यार मुझे थ्योरी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, न्यूमेरिकल्स में नहीं आती, तो बहुत अच्छी बात, आप थ्योरी को सुधारिए। किसी को लगता है न्यूमेरिकल सारे तो कर लेता हूँ पर प्लस माइनस में जल्दी जल्दी में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, वो सुधारिए। 5 महीने भी बहुत समय होता है। दूसरी बात क्या है बेटा, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है ना, उन सभी सब्जेक्टों में पूरे में से पूरे आए या नहीं आए मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर इतना कहता हूं कि अगर इकोनॉमिक्स आपने ईमानदारी से पढ़ी तो पूरे 100 में से 100 ला सकते हो, क्योंकि इसमें पूरी थ्योरी भी नहीं है, काफ़ी कुछ वक्रों के द्वारा, न्यूमेरिकल्स के द्वारा समझाना होता है, तो टीचर दे देता है। बाकी जैसे मैं, अब ऐसा मत कहना कि सर आप इको पढ़ाते हो इसलिए आप कह रहे हो कि उसमें 100 में 100 आते हैं। मैं तो पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, और मैं पॉलिटी में भी कहता हूँ अगर बच्चा मेहनत करेगा तो 100 में से 100 आ सकते हैं, हिस्ट्री में भी आ सकते हैं, ज्योग्राफी में भी आ सकते हैं। पर पॉलिटी, हिस्ट्री ये काफ़ी क्या है, लिखने वाले सब्जेक्ट्स हो जाता है, तो टीचर कहाँ नंबर काट ले हम उसके मन की नहीं जान सकते ना, तो ऐसी बात है। तो इको में तो आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो और यहाँ पे देखिए फिर 9 छंग 36 और 2 बचेगा 0 लगा के, 9 पंजे 20, 8 पंजे 40, 5 चौक 20, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। तो ये देखिए, ये अपनी आ गई औसत लागत। अब औसत लागत के बाद हम बात कर लेते हैं फाइनली जिससे सबसे इंपॉर्टेंट जो है सीमांत लागत, या जिसको हम क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्मूले के लिए भैया फिर पीछे आ जाओ। मार्जिनल कॉस्ट कहता है या तो जो चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू, या टीसी एन अपॉन टीसी एन माइनस 1। तो ठीक है भैया, टीसी कहाँ पर है, ये रहा कुल लागत। तो देखो ये तो अपने खाली छोड़ दो, ये 20 में से 10 को हटाओ, 10, 28 में से 20 को काटा 8, 34 में से 28 को काटा 6, 34 में से 38 में से 34 गया 4, 42 में से 38 4, और ये लास्ट में 6। ये हमारी क्या आ गई, मार्जिनल कॉस्ट आ गई। अब अगर मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ बताऊं कि हमारे पास काम आने वाली जो वस्तु है, ये जो हमने पूरा बनाया है, इसमें से काम आने वाले वस्तु का एरिया जो है वो ये है। इस वाले को अपन हाईलाइटेड ले लेते हैं, ये काम आएगा, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। और इसके अलावा एक जो हमारी चीज काम आती है दैट इज द निर्गत या स्तर या आउटपुट जिसको कहते हैं, ये हमारे काम है। स्थिर लागत और परिवर्ती लागत मैंने यहाँ पर इसलिए लिखवाया था क्योंकि आपको कुल लागत निकालने में आसानी हो, कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर कुल लागत आया तो आया कैसे, वो आपको समस्या ना हो इसलिए। अब अपन जो बात करेंगे, अब सबसे पहले जो संबंध देखेंगे वो इन दोनों का देखेंगे, औसत लागत का और सीमांत लागत का, इन दोनों का अपन संबंध देखेंगे। जब अपन इन दोनों का संबंध देख रहे हैं, औसत लागत और सीमांत लागत में जब अपन लोग संबंध देख रहे हैं, तो एक काम अपन करते हैं कि ये वाला जो पेज है, ये वाली जो स्लाइड है, इस पर अपन निर्गत, औसत लागत और सीमांत लागत कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड स्पीड दिखाते हुए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट, या जो आप निर्गत लिखते हैं ये हमारा निर्गत आ जाएगा। 0 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा औसत लागत और ये हमारी सीमांत लागत। ठीक है, अब लिखना शुरू कर देते हैं। तो औसत लागत में ये तो पहला डैश हो ही जाएगा, ये भी डैश हो जाएगा। अब इसमें देखिए औसत लागत में 20 20 14 11.33 और हमारा 9.5, ये 9.5 8.4 और 8। ठीक है, ये हमारी औसत लागत है। अनंत हो जाएगा 20 14 11.33 9.5 8.4 और 8। अब सीमांत लागत की बात करूं तो 10, फिर 8 6 4 4 6, 8 6 4 4 6। ठीक है, ये हमारा मतलब अगर अब हमें जब औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध दर्शाना है तो हमें इतनी ही टेबल बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, और अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि भैया औसत लागत, सीमांत लागत
और कुल लागत में संबंध दर्शाइए, तो आप एक बार ही क्या कर लीजिएगा, वो वाली टेबल बना लीजिएगा जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बना करके दी है। ये वाली पूरी टेबल बना लीजिएगा और इस वाले को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दीजिएगा जैसे मैंने करा है बॉक्स बना करके, ठीक है। और उसके बाद आप संबंध दर्शाना शुरू कर दीजिएगा। अब औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध पे अपन लोग आ जाते हैं। अब ये जो वक्र है, इस वक्र को आप देखिए, ठीक है। मैं वक्र यहाँ पे इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फिर वो कुछ ऊपर नीचे बनेगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या बना है ये, ठीक है। चलो अब एक बार बड़े ध्यान से अपन इस पर थोड़ा सा बना लेते। ये क्या है, ये है भैया MC, क्या है MC, और ये जो यहाँ से है ये क्या है AC। अब देखो पहली बात, पहला संबंध देखो, AC गिर रहा है और MC ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्या है पहला संबंध, AC गिरता है और MC ऊपर जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर इस वाले में तो क्या है, AC ऊपर है और MC नीचे है। अगर ये शुरुआत में देखेंगे तो AC ऊपर है, MC नीचे है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं ना। देखिए आप टेबल में भी देखिए, AC यहाँ पर 20 है, ये 10 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 11.33 है, यहाँ पर 6 है, तो ये ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये फिर एक पॉइंट पर आकर के आ जाएंगे, फिर MC ऊपर चला जाएगा और AC नीचे आ जाएगा। अब इनकी रिलेशनशिप क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहला, औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे कम होती है। MC इज लेस देन AC। क्या बोला, औसत लागत घटती है। ये औसत लागत घट रही है 20 से 6, देखिए 6 के डिफरेंस से घटी, फिर 2.5 के डिफरेंस से, फिर और भी कम डिफरेंस है, फिर और भी कम डिफरेंस है, और फिर 0.4 के डिफरेंस से ही घटी है। ये और भी नीचे जा सकती है बेटा टेबल, पर अपन उसको लेके नहीं जा रहे, ठीक है। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत कम रहती है, ठीक है। तब सीमांत लागत कम रहती है, तो औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत, तो पहला क्या हो गया कि MC इज लेस देन AC। तो ये पहली वाली कंडीशन यहाँ पर दर्शाई गई आपको कि यहाँ पर जो MC है वो AC से नीचे है, AC ऊपर है। ये देखिए AC ऊपर है, मतलब ये AC है और ये MC है, तो MC नीचे है। फिर उसके बाद अगर अगले संबंध देखें, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत उसे काटते हुए ऊपर निकल जाती है। एक बार इसको रहने दीजिए। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे तेजी से बढ़ती है और अधिक हो जाती है। देखिए अब जब औसत लागत बढ़ेगी तो सीमांत लागत उससे भी तेजी से बढ़ेगी। पहली कंडीशन तो क्या थी कि MC इज लेस देन AC, मतलब AC ऊपर है MC नीचे है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन देखो, जब MC इज ग्रेटर देन AC। अब क्या हो रहा है, इस वाले कंडीशन को देखो। जब मैंने आपको पहली कंडीशन पढ़ाई है तो पहली कंडीशन तो ये देखिए, ये वाली है बेटा, यहां तक। जब AC, ये वाली AC की लाइन है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये AC है और ये MC। AC ऊपर है MC नीचे है, तो ये वाली कंडीशन तो ये वाला दर्शाता है। इसको चाहे आप ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दो, बात एक ही, मुंह किसकी तरफ है, AC की तरफ है, मतलब AC बड़ा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन जो मैं दर्शा रहा हूं वो ये वाली दर्शा रहा हूं, इस E पॉइंट के बाद वाली। अब इसमें क्या है, MC ऊपर है, MC इज ग्रेटर देन AC, या इसको आप ऐसे लिख दो, AC इज लेस देन MC। तो अब यहाँ पर MC बड़ा है, और जो बीच वाली कंडीशन मैंने आपको छुटवाई थी वो ये वाला पॉइंट है बेटा, वो ये वाला पॉइंट है जहां पर AC इज इक्वल्स टू MC है, जहां पर AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा। ये वाली जो कंडीशन मैंने आपको दर्शाई है। अब औसत लागत न्यूनतम होगी, जब औसत लागत कम से कम हो जाएगी तब सीमांत उसे काटते हुए, MC उसे काटते हुए ऊपर निकल जाएगा, और जहां काटेगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, MC इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। तो तीन रिलेशंस है MC इज इक्वल्स टू AC। एक तो होगा जब MC नीचे AC ऊपर होगा, एक MC और AC दोनों बराबर होंगे, और एक जो है MC नीचे, MC ऊपर चला जाएगा और AC नीचे आ जाएगा। ये संबंध है AC और MC के बीच में। तो यहां पर आप लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन AC और MC, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये है वाला, ये तीनों संबंध आप दर्शा सकते हैं, और एग्जाम में आता है तो ये वाला जो वक्र है, ये वाला वक्र आप बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुल लागत व सीमांत लागत में संबंध। किसकी बात कर रहे हैं, कुल लागत व सीमांत लागत में संबंध। अब जब कुल लागत और सीमांत लागत के संबंध की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी अपन एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज द निर्गत आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6।
ये निर्गत हो जाएगा, ये कुल लागत आ जाएगी और ये हमारी सीमांत लागत आ जाएगी। अब कुल लागत में 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद 20, फिर 28, 34, 38, 42 और 48, ये अपनी कुल लागत हो गई। सीमांत लागत पहले पे खाली रहेगी और फिर यहाँ पर 10, 8, 6, 4, 4 और 6, ठीक है। ये अपना कुल लागत और सीमांत लागत का बन गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे वक्र पे। इस वक्र को बड़े ध्यान से देखिएगा। जब हम रिलेशन दिखा रहे हैं टीसी और एमसी के बीच में, ऊपर वाला जो है वो टीसी का है और नीचे वाला जो है वो एमसी का है। टीसी का कुछ इसी प्रकार से शेप अपन लोगों ने क्रिएट करा था, ऐसे शेप बना था, और एमसी कुछ यू जो शेप है यू शेप में बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम रिलेशन की चर्चा करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट आप क्यू पॉइंट देख रहे हो, इस क्यू पॉइंट से वहां पर जैसे मैं आपको बताया था जो ई पॉइंट है उस ई पॉइंट से चर्चा करी थी, अब आप यहाँ क्यू पॉइंट से चर्चा करेंगे। देखो, तो अगर मैं बात करूं क्यू पॉइंट से पहले की, इस वाले पॉइंट से पहले की बात करता हूं, यहां वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, आप लिखेंगे क्यू बिंदु से पूर्व, क्यू बिंदु से पूर्व की स्थिति में, जब क्यू बिंदु से पहले, इसी दर वाली स्थिति से पहले की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है, टीसी इंक्रीज हो रहा है, टीसी बढ़ रहा है पर गिरती हुई दर से बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आप इस टेबल में देखो, टीसी बढ़ रहा है पर गिरती दर से, 10 से 20 हुआ, डिफरेंस कितने का है, 10 का, 20 से 28 हुआ, बढ़ा है पर डिफरेंस कितने का हो गया, 8 का हो गया, मतलब गिरती हुई दर आ रही है। 28 से 34 हुआ, बढ़ाई है पर 6 की दर से, तो इस प्रकार से वो गिरती हुई दर से बढ़ रहा है। तो पहला हमारा अगर रिलेशनशिप में कहूं तो मैं कहूंगा कि टीसी, पहला जो रिलेशन है वो है टीसी घटती हुई दर से, घटती हुई दर से बढ़ेगा, टीसी घटती हुई दर से बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब एमसी डिक्लाइन होगा। ये एमसी गिरता जा रहा है, ये देखो नीचे ही जाता जा रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा है, एमसी गिर रहा है। यहाँ पे देखो 10 से 8, 6, 4, 4, 6, फिर यहां से उठना शुरू होगा, वो तो गिरता ही जा रहा है वो। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, टीसी घटती हुई दर से बढ़ेगा जब एमसी घटेगा या एमसी डिमिनिश होगा। तो पहला रिश्ता, पहला संबंध क्या है, क्यू बिंदु से पूर्व का है, क्यू बिंदु से पहले का जो संबंध है वो ये है कि टीसी घटती हुई दर से बढ़ेगा। 100% श्योरिटी इसमें बढ़ रहा है, नो डाउट है, बट बढ़ रहा है पर घटती हुई दर से। और जब एमसी की क्या हालात है, एमसी घटेगा। मतलब अब क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जब एमसी घटेगा तो टीसी की क्या कंडीशन होगी, या टीसी जब घटती हुई दर से बढ़ रहा है तो एमसी की क्या होगी। भैया रिलेशन या संबंध का मतलब क्या होता है, रिलेशन या संबंध का मतलब क्या होता है। आज कोई व्यक्ति संबंध जब दर्शाता है कि हाँ मैं उनका पुत्र हूं, मतलब मैं उनका पुत्र हूं तो वो मेरे पिताजी हो गए। कोई बोले भाई इनका पुत्र कौन है, मेरा नाम आएगा। कोई बोले आपके पिताजी कौन है, तो मैं उनके नाम आएगा। तो इसी प्रकार से जब वो पूछता है कि एमसी घटेगा तब टीसी की क्या कंडीशन है तो वो बता दो, और टीसी घटती हुई दर से बढ़ रहा है तो एमसी की क्या कंडीशन है वो बता दो। अब उसके बाद आ जाओ क्यू बिंदु के बाद, क्यू बिंदु को छोड़ दो, एक बार सेंटर वाले पॉइंट को छोड़ दो, क्यू बिंदु के बाद की बात कर लेते हैं। क्यू बिंदु के बाद की अगर मैं बात करता हूं तो क्या कंडीशन है, तो अब उस कंडीशन को समझते हैं। टीसी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। अब टीसी बढ़ रहा है पर कैसे, बढ़ती हुई दर से। टीसी बढ़ेगा बढ़ती हुई दर से, बढ़ती हुई दर से, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। और जब एमसी की क्या कंडीशन है प्यारे विद्यार्थियों, जब एमसी भी बढ़ेगा, ठीक है। जब एमसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जब एमसी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, जब एमसी घट रहा है तो टीसी बढ़ रहा है पर घटती हुई दर से, यहां एमसी घट रहा है तो ये घटती हुई दर से, एमसी बढ़ रहा है तो ये बढ़ती हुई दर से। टीसी तो बढ़ेगा ही बेटा, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी। अगर आप अपना टोटल आउटपुट बढ़ाते जाओगे, लगातार निर्गत बढ़ाते जाओगे तो वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, नो डाउट वाली बात है। ऐसा तो है नहीं कि कम हो जाएगा, आपने आउटपुट बढ़ा दिया खर्चा कम हो रहा है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो पर यहाँ पे देखो एमसी जब कम था तो ये बढ़ रहा है पर घटती हुई दर से, और ये बढ़ रहा है जब ये बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। और लास्ट अगर मैं बात करूं क्यू बिंदु पर,
Q बिंदु पर। तो Q बिंदु हमारा हो जाएगा बच्चा वो पॉइंट है जब TC बराबर हम MC को दर्शा देंगे। ठीक है, ये मतलब जब MC अपने न्यूनतम पर होगा और TC अपने हाईएस्ट पर हो जाएगा, ये वो वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये अपना रिलेशन था टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में, और हमारा रिलेशन था टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में। तो ये जो संबंध है, ये संबंध आज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर हमारी अल्पकालीन वाली जो पूरी चर्चा है वो खत्म होती है। अल्पकाल क्या होता है? जब एक कारक स्थिर होता है और एक कारक में परिवर्तन किया जा सकता है, उसको अल्पकाल कहा जाता है। अल्पकाल में बड़े ही विस्तार से हम लोगों ने औसत लागत, कुल लागत, सीमांत लागत पढ़ लिया, इनके फॉर्मूलाज पढ़ लिए, इनकी अनुसूचियाँ पढ़ ली, इनके वक्र कैसे बनते हैं वो पढ़ लिया, और इनके संबंध पढ़ लिए। जो जो आपके एग्जाम में आ सकता है सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, पूरा का पूरा कवर कर लिया। अब हम दीर्घकालीन लागतों की बात करेंगे। उसमें हद मार करके मैं एक लेक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा हद मार के 2 लेक्चर में लेकर के आऊँगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर शुरू करने का जो मेरा विचार है वो समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 शुरू करूंगा, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। और क्यों करूंगा वो मैंने बता दिया है कि थोड़ा उसका मार्क्स का वेटेज भी अच्छा है, इजी भी है, आपको थोड़ा समझने में और भी आसानी होगी। और जब तक वो चैप्टर चले तब तक आप इसको भी और रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। और आज की क्लास को अपन यहीं विराम देंगे। आपके जो दोनों रिलेशन है उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा ज़्यादा आगे बढ़ाते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सभी नवीन जानकारी जल्द से जल्द मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।